गालिब दास्तान हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का अंदाज़े बयां कुछ और है। उर्दू साहित्य के एक पारखी ने लिखा है कि मुग़ल साम्राज्य ने हमें 3 चीज़ें दी हैं: ताजमहल, उर्दू और गालिब। उर्दू शायरी में यदि किसी शख्स का नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है तो वह हैं गालिब। गालिब मुग़ल शासन के दौरान गज़ल गायक, कवि और शायर हुआ करते थे। उर्दू भाषा के फ़नकार और शायर मिर्ज़ा गालिब का नाम आज भी अदब से लिया जाता है। गालिब के दादाजी कोकान बेग खां अपने पिता से झगड़कर हिंदुस्तान चले आए। उनकी मातृभाषा तुर्की थी। बहुत ही कठिनाइयों से टूटी फूटी हिंदी बोलकर यहाँ गुजारा किया। कुछ दिन लाहौर रहे, फिर दिल्ली चले आए। इनके 4 बेटे हुए, जिसमें से बड़े बेटे थे अब्दुल्ला बेग खां, जो कि गालिब के पिता थे, जिनकी शादी एक प्रतिष्ठित कुल में ख्वाजा गुलाम हुसैन खां कमीदान की बेटी इज्जत उनीसा के साथ हो जाती है। गालिब के पिता के ससुर अब्दुल्ला बेग की 3 संतानें हुई: मिर्ज़ा असद, मिर्ज़ा यूसुफ और बड़ी खानम। मिर्ज़ा असद, जिन्हें हम गालिब के नाम से जानते हैं, इनका जन्म रात के समय दिसंबर की रात को होता है। पिता फौजी लखनऊ नवाब के यहाँ काम करते थे। नौकरी में इधर उधर घूमते रहते थे, इसलिए इनका पालन पोषण ननिहाल में ही हुआ। जब गालिब 5 वर्ष के थे तभी पिता का साया सर से उठ जाता है। उसके बाद चाचा ने इन्हें संभाला, लेकिन जब चाचा का हाथ भी सर से उठ जाता है तो वे अपने ननिहाल में आ जाते हैं। इनके पिता स्वयं एक घर जमाई थे। संतानों का पालन पोषण भी वहीं पर हुआ था। ननिहाल खुशहाल था, इसलिए गालिब का जीवन बड़े आराम से बीता। उनके पास काफ़ी जायदाद थी। वे अपने एक पत्र में इसका जिक्र भी करते हैं: हमारी बड़ी हवेली वह है जो अब लखनी चंद के सेठ ने मोल ले ली है। इसी के दरवाजे की संगीन 12 दरी पर मेरी नशिस्त थी, और पास उसी के एक खटिया वाली हवेली, और सलीम शाह की तकिया के पास दूसरी बड़ी हवेली, काले महल से लगी हुई एक और हवेली, और इससे आगे बढ़कर एक कटरा की। वह गडियार वाला मशहूर था, और एक कटरा की वह कश्मीरन वाला कहलाता था। इस कटरे के एक कोठे पर मैं पतंग उड़ाता था और राजा बलवान सिंह से पतंग लड़ाया करता था। इस पूरे पत्र में उन्होंने अपने ननिहाल के वातावरण का वर्णन किया है। अब बात करें यदि हम उनकी शिक्षा की, तो गालिब को पतंग, शतरंज और जुए की आदत तो लगी ही थी। दूसरी तरफ उच्च कोटि के बुजुर्गों की सोहबत का लाभ भी मिला। इनकी माता स्वयं एक शिक्षिका थी, पर गालिब को नियमित शिक्षा कुछ ज़्यादा नहीं मिल पाई। हाँ, ज्योतिषी, तर्क, दर्शन, संगीत एवं रहस्यवाद इत्यादि से इनका कुछ न कुछ परिचय होता गया। फारसी की शिक्षा इन्होंने आगरा के एक प्रतिष्ठित विद्वान मौलवी मोहम्मद नौवज़म से प्राप्त की। गालिब की ग्रहण करने की क्षमता बहुत तेज़ थी। बहुत ही जल्दी वे ज़हूरी जैसे फ़ारसी कवियों का अध्ययन अपने आप करने लगे। फ़ारसी में गज़लें भी लिखने लगे। मुल्ला अब्दुस समद ईरानी का भी इन पर बहुत प्रभाव था। उन्हीं दिनों की बात है, वो आगरा आए हुए थे। गालिब उस समय सिर्फ 14 वर्ष के थे। फ़ारसी में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। गालिब ने मुल्ला अब्दुस समद से 2 वर्ष तक फ़ारसी भाषा एवं काव्य की बारीकी से शिक्षा प्राप्त की, और उनमें ऐसे पारंगित हो गए जैसे खुद ईरानी हों। इनकी इस प्रतिभा से चकित होकर अब्दुस समद ने अपनी सारी जो शिक्षा थी वो गालिब पर न्यौछावर कर दी। गालिब को बहुत चाहने लगे थे। जब वे अपने स्वदेश लौटे तो उनके और गालिब के बीच में पत्र व्यवहार जारी रहा, और बातचीत की जो कड़ी थी वो टूटी नहीं। काजी अब्दुल वजूद तथा स्कंदों और विद्वानों ने अब्दुस समद को एक कल्पित व्यक्ति बताया, और यह भी कहा जाता है कि मिर्ज़ा ने स्वयं भी एक आध बार यह सुना कि अब्दुस समद एक फर्जी नाम है, क्योंकि लोग उन्हें बेइज्जत ना कहें, इसलिए उन्होंने ये नाम गढ़ा था। इसके बाद गालिब ने अपने एक पत्र में भी अपनी शिक्षा का वर्णन किया है। अब यदि हम बात करें शिक्षिका टीचर्स की, तो गालिब के पास उस्तादों की कमी नहीं थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो उनके बौद्धिक वातावरण की है। गालिब में उच्च प्रेरणाएं जागृत करने का जो काम था, शिक्षण से तो मिला ही, उससे ज़्यादा वातावरण से उन्हें ये चीज़ें प्राप्त हुई, जिसमें वे
भाषा के जहाँ वे रहते थे, गुलाब खान उस ज़माने में फ़ारसी भाषा के शिक्षण का एक उच्च केंद्र था। वहाँ एक से एक बढ़कर विद्वान, रूम के भाष्यकार मुल्ला वली मोहम्मद, उनके बेटे शमसुल जुहा, और वातावरण में फ़ारसियत भरी हुई थी। अगर इससे गालिब प्रभावित ना होते तो क्या होता। एक और तालीम तो दूसरी ओर ऐशो इशरत की महफिल भी इनके इर्द गिर्द थी। सभी के दुलारे थे, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी। पिता एवं चाचा के मर जाने के बाद कोई दबाव रखने वाला भी ना था। किशोरावस्था तबीयत में उमंगे, यार दोस्तों के मज़मे, खाने पीने, शतरंज, पतंगबाजी आदि की आदतें इनको लग गई थीं। धीरे धीरे इनकी आदतें बिगड़ती गईं और इश्क की तरफ ये बढ़ते गए। बचपन से ही शेर शायरियों की लत लग गई। इश्क ने ही उसे उभारा। वो कहते हैं, वह इश्क बड़ा छिछला और बाजारू था। जब ये मोहम्मद मौज़मा बख्तब के यहाँ पढ़ते थे, 10 साल से इन्होंने शेर कहना शुरू कर दिया था। बेदिल की छाप तो इन पर बचपन से ही पड़ गई थी। 24 साल की उम्र में इन्होंने 1-2 हज़ार शेरों का एक दीवान तैयार कर लिया था। इसमें वही चूमा चाटी, बड़ी भावनाएं वगैरह वगैरह आदि चीज़ें इसमें शामिल थीं। एक बार की बात है, इनकी किसी हितैषी ने इनके कुछ शेर मीर तकी मीर को सुनाए। मीर तकी मीर ने सुनकर कहा, अगर इस लड़के को कोई कामिल उस्ताद मिल गया और उसने इसको सीधे रास्ते पर डाल दिया तो लाजवाब शायर बन जाएगा, वरना महफिल बकने लगेगा। मीर की भविष्यवाणी सच हुई। वह महफिल बकने लगे थे, पर अंत में उच्च प्रेरणाएं प्राप्त कर कर वो उस स्तर से ऊपर उठे। अब गालिब की यदि हम विवाह की बात करें, शादी, जब ये सिर्फ 13 वर्ष के थे। अब हम बात करते हैं गालिब की शादी की। जब ये 13 साल के थे तो इनका विवाह लोहार के नवाब अहमद बख्श खां, जिनकी बहन से इनके चाचा का ब्याह हुआ था, उन्हीं के छोटे भाई मिर्ज़ा इलाही बख्श खां मारूफ की लड़की उमराव बेगम के साथ अगस्त को संपन्न हो जाता है। उमराव बेगम गालिब 13 साल के थे और उमराव बेगम 11 साल की थी। वे स्वयं उर्दू ए मोहल्ला में इस घटना का जिक्र करते हुए लिखते हैं, एक बेड़ी यानी बीबी, एक बेड़ी मेरे पाँव में डाल दी और दिल्ली शहर को जिंदा मुरकर किया और मुझे जिंदा में डाल दिया। मुल्ला अब्दुस्समद अकबराबाद आए थे और 2 वर्ष के शिक्षण के बाद असल्ला खां उन्हीं के साथ आगरा से दिल्ली गए। दिल्ली में भले ही वे अलग घर लेकर रहे, पर इतना तय था कि ससुराल की तुलना में इनकी अपनी सामाजिक स्थिति हल्की थी। इनके ससुर इलाही बख्श खां को राजकुमारों का ऐश्वर्य प्राप्त था। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी बेटी का पालन पोषण किस लाड़ प्यार से हुआ होगा। ससुर को यह आशा रही होगी कि उनकी बेटी ससुराल में सुखी रहेगी, पर ऐसा ना हुआ। आखिर तक वे शेरों शायरियों में पड़े रहे और उमराव बेगम बाप के घर बाहुल्य के बीच पली। उनके जीवन में उनकी पत्नी का बड़ा प्रभाव रहा है। उनकी शायरियों में भी कहीं न कहीं उनके वैवाहिक जीवन की झलक नज़र आती है। उन्होंने शादी को एक कैद की तरह बताया है। गालिब कहते हैं, इसका सबूत उनके दोस्त की पत्नी की मौत के शोक पत्र में हम देख सकते हैं, जिसमें वो कहते हैं, मुझे खेद है लेकिन उससे भी ज़्यादा ईर्ष्या। कल्पना करो, वह अपनी जंजीरों से मुक्त हो गई और यहाँ मैं आधी शताब्दी से अपने फंदे को लेकर घूम रहा हूँ। उनके और उनकी बीवी के कुछ किस्से हैं जो हम आपको सुनाते हैं। एक बार की बात है, उन दिनों कॉलेरा महामारी फैली हुई थी। तब मिर्ज़ा भी दिल्ली में ही थे। वैसे तो दिल्ली के ही थे, लेकिन कलकत्ते और बनारस भी कई दिन रहना हुआ था इनका। मिर्ज़ा इसी महामारी के दौर में घर से बाहर निकलने को हुए तो घबराई हुई बेगम ने टोका कि जल्दी लौट आना, बाहर बबा फैली हुई है। इस पर गालिब कहते हैं, कैसी बबा? मैं 71 साल का बुढ़ा, तुम 69 साल की बुढ़िया, दोनों में से एक भी मरा होता तो मान लेता कि बबा आई है। एक बार की और बात है, वो मुशायरे में गए थे। उनका एक ख्वाब था कि कहीं से उनको बुलावा आएगा, तो बहादुर शाह जफ़र की महफिल से बुलावा आया कि आप आओ और हमारी महफिल में शायरी पढ़ो। जब वे वहाँ पहुँचे और जब उन्होंने फ़ारसी में शायरी पढ़ना शुरू किया
तो वहाँ किसी और को समझ में ना आई, तो किसी तरह वो वहाँ से उठकर आ गई। जब घर आए तो उनकी बेगम ने उनको बोला कि क्या हुआ, तुमने बताया नहीं, आज मुशायरा तो तुमने लूट लिया होगा ना। फिर गालिब कहते हैं, बस मैंने अपनी टोपी नहीं उतारी, वरना वो अपना ताज मेरे सर पर रख देते। तीसरा किस्सा और भी लाजवाब है। गालिब अपना गुजारा बहुत ही मतलूमी से करते थे। पैसे कमाने का जरिया नहीं था। साहूकारों और सेठ लोगों से पैसा लिया करते थे। वो हर किसी को शायरी की 2 लाइन चिपका करते थे और कहते थे, जब मेरी पेंशन मिलेगी यानी जागीर, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। तो लोगों लोगों का दिल पिघल जाता और वे पैसे दे दिया करते थे। एक बार की बात है, जब गालिब घर पहुंचने लगे तो उन्होंने जितना भी पैसा था सबकी शराब खरीद ली। जब घर आए और बेगम ने पूछा, तुमने सारा पैसा शराब में लगा दिया, ईद आने वाली है। तो गालिब कहते हैं, बेगम तुम जानती नहीं हो पूरे मोहल्ले में इस वक्त अमीर कौन है। वो कहती है, कौन अमीर। वो कहते हैं, हम लोग, और क्यों, और कौन, क्योंकि इस वक्त हमारे घर में इतनी शराब है कि बहादुर शाह जफ़र का जो मैखाना है ना, वो भी कम पड़ जाएगा। तो इस तरह की नोक झोंक उनके और उनकी पत्नी के बीच में चलती रहती थी। एक बार की बात है, जब उनकी बेगम उनसे रूठ कर जा रही थी खफा होकर, तो वो कहते हैं, दिखा के जुम्बस ए लब की तमाम कर हमको, ना दे जो बोसा तो मुँह से ही कहीं जवाब दो दे हमको। मतलब वो कहते हैं कि यदि तुम मुझे किस नहीं कर सकती तो तुम मुझको जवाब भी दे दो उस मुंह से जिस मुंह से तुम मुझसे कुछ बोल नहीं सकती। इस तरह उनकी और उनकी पत्नी के बीच खिटपिट पूरी ज़िंदगी चलती रही। उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख यही था कि उनकी 7 संतानें हुई, लेकिन एक भी जीवित नहीं रह सकी। अब हम बात करेंगे उनके और बहादुर शाह जफ़र के बारे में। उनका और बहादुर शाह जफ़र का भी संबंध काफ़ी चर्चित रहा है। ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना मैं होता तो क्या होता। 13 साल की उम्र में शादी होने के बाद मिर्ज़ा अपनी बेगम भाई मिर्ज़ा यूसुफ खान के साथ दिल्ली आ गए थे। दिल्ली आने के बाद उन्हें पता चला कि मुग़ल बादशाह शाह ज़फ़र के बेटे फ़ख्र उद दीन मिर्ज़ा को शेर शायरिया सिखाने के लिए एक शायर की ज़रूरत है, जिसके बाद गालिब उनके बेटे को शेर व शायरी की तालीम देने लगे। बहादुर शाह ज़फ़र को भी शेर व शायरी का बड़ा शौक़ था। 1850 में बादशाह ने मिर्ज़ा गालिब को दबीर उल मुल्क अर्थात देश का बौद्धिक और नज़्म उद औदौला, राष्ट्र का सितारा की उपाधि से भी नवाजा था। इसी के साथ बादशाह ने मिर्ज़ा को शाही इतिहासकार भी नियुक्त किया। मिर्ज़ा के सम्मान में एक उपाधि भी दी गई, मिर्ज़ा नौशा। फिर उन्होंने मिर्ज़ा को अपने नाम के साथ जोड़ लिया। बादशाह के दरबारी शायरों में गालिब के प्रतिद्वंदी जोग थे। गालिब की गज़ल से जोग जलते और जोग की नोक झोंक से गालिब। यह भी कैसी घड़ी रही होगी जब 2 बड़े शायर एक दूसरे की शायरी के दिल जले हो गए। एक घटना इन दोनों शायरों की बेहद चर्चित है। एक रोज़ की बात है, उस्ताद ज़ौक़ अपनी पालकी में बैठकर बादशाह के दरबार जा रहे थे। रास्ते में चांदनी चौक की एक पान की दुकान पर गालिब बैठे थे। ज़ौक़ की पालकी देख ज़ौक़ से व्यंग्य करते हुए गालिब बोल पड़े, बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता। गालिब ने यह मिसरा इतना ज़ोर से पढ़ा कि उस्ताद ज़ौक़ को भी सुनाई दे गया। वे तिलमिला उठे और लाल किले में पहुंचते ही बादशाह से मिर्ज़ा गालिब की शिकायत की। मिर्ज़ा गालिब ने उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया है। तब बादशाह को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने फ़ौरन गालिब को बुलवाया। बादशाह ने कहा कि तुमने ज़ौक़ के साथ ये मतलब जो भी किया ये गलत है, ठीक है, ऐसे बेअदबी की उम्मीद हमें तुमसे नहीं थी। तो मिर्ज़ा सफाई देते हुए बोले, आपने सही फरमाया जहाँपनाह, मैं ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ। मैंने तो अभी ताज़ा शेर बनाया ही था, ये तो बस एक मिसरा ही था, आप दूसरा सुनना चाहेंगे। तो उस्ताद ज़ौक़ ने दूसरा मिसरा सुना ही नहीं और वो चले आए और आपके पास आकर शिकायत करने लगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो अपना जो शेर है वो पूरा करो। बादशाह ने कहा। तो फिर वो कहते हैं, बना है शाह का मुसाफिर फिरे है इतराता, वरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो इस तरह उन दोनों के बीच में इनके और ज़ौक़ के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती थी।
कहते हैं कि गालिब बहुत बड़े हाजिर जवाबी थे। इनकी हाजिर जवाबी के कुछ किस्से हैं जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। इसमें से पहला है, बेशक गधा नहीं खाता। एक समय की बात है, मिर्ज़ा के एक दोस्त थे, हकीक रज़ीउद्दीन खां। उन्हें आम अच्छे नहीं लगते थे। एक दिन की बात है कि वे मिर्ज़ा के साथ उनके ही मकान में बरामदे में बैठे हुए थे। एक गधे वाला अपने गधे लिए गली से गुजर रहा था। गली में कुछ आम के छिलके पड़े हुए थे। गधे ने सूंघकर आम के छिलके छोड़ दिए। तो इस पर जो हकीक साहब थे वो बोल पड़े, देखिए, आम ऐसी चीज़ है जिसे गधा भी नहीं खाता। तो इस पर मिर्ज़ा बोले, बेशक गधा ही आम नहीं खाता। उन्होंने भी में ही लगा दिया। जैसे उनके दोस्त ने बोला कि गधा भी आम नहीं खाता, तो मिर्ज़ा कहते हैं कि गधा ही आम नहीं खाता। ऐसे इनके और भी किस्से थे, जिसमें से बोलते हैं, एक बार की बात है, मिर्ज़ा गालिब मकान बदलना चाहते थे। वह दूसरे मकान को देखने गई। उसका बैठक खाना तो उन्होंने पसंद आ गया, पर जल्दबाजी में जो बीच का जो वो था ना, वो पुखाला हिस्सा पीछे वाला, वो नहीं देख पाई। इसलिए जो बाहरी हिस्सा देखने के बाद जब वो घर लौटे तो बीबी से जिक्र किया। खुद उन्हें भेजा कि जाओ तुम जाकर सही से देख कर आना। बीवी वहाँ गई उनकी। तो फिर जब वहाँ से आई तो गालिब ने पूछा कि क्या हुआ, पसंद है या नापसंद। तो बीवी ने कहा, उसमें तो लोग कहते हैं कि बला है। तो मिर्ज़ा कहते हैं, मिर्ज़ा भी मतलब कहाँ चूकने वाले थे, तो बोले, क्या दुनिया में आपसे भी बढ़कर कोई बला है। तो मतलब इनकी जो हाजिर जवाबी थी ना, वो बहुत ही लाजवाब थी। इस पर एक और किस्सा मैं आपको सुनाऊंगी। बीमारी के दिनों की बात है, शाम का वक्त था। मिर्ज़ा पलंग पर लेटे हुए थे, दर्द से कराह रहे थे। उस वक्त उनके प्रिय शिष्य मीर मेहदी मज़हक बैठे हुए थे उनके पास। मिर्ज़ा को कराहता देख मज़हक पाँव दबाने लगे। तो गालिब ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। बोले, यदि आपको बुरा लग रहा है तो आप मुझे पैसे दे दीजिएगा पैर दबाने के। तो इसके बाद जब पैर दबा लिए, सब कुछ हो गया, तो फिर मज़हक ने अपने पैसे मांगे। तो इस पर गालिब बोले, तुमने मेरे पाँव दाबे, मैंने तुम्हारी मजदूरी दाबी, हिसाब बराबर। तो इस तरह इनके कुछ छोटे मोटे किस्से होते रहते हैं। इस पर एक और किस्सा है उनका, शराबी को और क्या चाहिए। एक बार की बात है, गालिब के पास पैसों की बेहद कमी हो गई थी। अपनी बेगम से उन्होंने कुछ पैसे मांगे। तो इस पर बेगम बोलती हैं कि नमाज पढ़ो तो मुराद पूरी होगी। गालिब ने कभी ये पूजा पाठ वगैरह, ये नमाज वगैरह कभी नहीं किया। फिर क्या था, गालिब गली की कासिमजान बल्लीमा रान वाले अपने मकान से निकलकर सीधे जामा मस्जिद पहुँचे, वज़ू किया और सुबतें पढ़ने लगे। इधर गालिब साहब मस्जिद पहुँचे ही थे कि उधर उनका शागिर्द अपनी शायरी ठीक कराने के लिए उनके घर पहुँच गए। जब शागिर्द को पता चला कि गालिब साहब मस्जिद गए हैं, तो उसने शराब की एक बोतल खरीदी और उसे कोट के अंदर रख लिया, छुपा लिया और मस्जिद पहुंच गया। और गालिब को देखते ही उन्हें आवाज़ लगाई और उन्हें इशारे से अपने कोट के अंदर की जेब की ओर इशारा किया। तब मिर्ज़ा ने तुरंत अपनी जूतियां उठाईं और चल पड़े। तो उनको निकलता देख ही उनके एक पड़ोसी बोले, मियाँ, गालिब ज़िंदगी में पहली बार तो आप मस्जिद में आए हैं, कम से कम एक फ़र्ज़ तो पढ़ लीजिए। इस पर गालिब हुजूर कहते हैं, शराबी को और क्या चाहिए, अभी वाला काम तो सोबतों में ही हो गया, अब अल्लाह को तंग करना मुनासिब नहीं लगता है। एक बार की बात और है, एक व्यक्ति ने इनके सामने शराब की बड़ी बुराई की और कहा कि शराब पीना महापाप है। तो गालिब ने बड़ी गंभीरता से पूछा, अच्छा, कोई पिए तो क्या होता है। तो उसने कहा, छोटी सी बात है कि शराब पीने वाले की दुआ कबूल नहीं होती है। तो मिर्ज़ा बोले, जिसे शराब मयस्सर है उसको और क्या चाहिए, जिसके लिए दुआ मांगे वे। तो लखनऊ और दिल्ली, एक बार की बात और कि मिर्ज़ा नौशा दिल्ली के जमाई, गालिब को ना मिर्ज़ा नौशा के नाम से जाना जाता था, दिल्ली के जमाई के नाम से। तो मिर्ज़ा नौशा का मतलब जमाई होता है, तो दिल्ली के जमाई तो थे ही वो। तो एक बार की बात है कि दिल्ली के कुछ लड़के ने इन्हें, मतलब कुछ लड़के ऐसे होते थे, आज भी काफ़ी बदतमीज, मतलब थोड़े होते हैं खुफिया किस्म के लड़के। तो उस समय के लड़के भी बड़े खुराफाती होते थे। उन्होंने मिर्ज़ा को बैठा लिया अपने आसपास, मतलब अपने पास बैठा लिया और बोले, मिर्ज़ा साहब, आज हम आपसे कुछ लिखवाना चाहते हैं। तो मिर्ज़ा बोले, क्या लिखवाना है। तो लड़कों ने कहा कि आप हमें लिख कर देंगे कि आप शराब नहीं पिएंगे। मिर्ज़ा ने कहा कि ऐसे तो वायदा नहीं कर सकता मैं।
तब वादा नहीं कर सकता मैं। लड़कों ने कहा, नहीं मिर्ज़ा साहब, आपको आपकी बेगम से हमें बहुत शिकायतें मिल रही हैं कि आप बहुत शराब पीते हैं। आपको छुड़ाने के लिए, आपकी शराब छुड़ाने के लिए आपको यहाँ लिख कर देना होगा। तो मिर्ज़ा कह रही कि यदि मिर्ज़ा ने सोचा कि यदि मुझे इनसे पीछा छुड़ाना है तो लिख कर देना ही पड़ेगा। तो मिर्ज़ा ने लिख दिया, शराब नाब से तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा। कुछ समय बाद मैखाने में उन्हें कुछ लड़कों ने फिर से पकड़ लिया। बोले, मिर्ज़ा साहब, आपने तो कहा था कि आप शराब नहीं पिएंगे, आपने हमें लिख के भी दिया था। तो मिर्ज़ा ने कहा, आपके पास क्या सबूत है, लाओ ला कर दिखाओ क्या सबूत है। तो वे ले आए और तो मिर्ज़ा ने बोला, चलो पढ़ के सुनाओ क्या बोला है। तो बोले, शराब नाब से तौबा मेरी तौबा, मतलब शराब जाम से तौबा मेरी तौबा जो मैं इसे ना पीऊँ। तो ऐसे छोटे मोटे किस्से उनकी हाजिर जवाबी के हमें देखने को मिल जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे इनकी भाषा की। भाषा, इन्होंने अपनी संवेदनशील दिमाग और बोधगम्य विचारों के साथ उर्दू में एक अनक स्वाद जोड़ा है। वह मानवीय भावनाओं का चित्रकार है जो अपनी कल्पना, दृष्टि, स्वप्न और विचार के साथ उस जादू के सपने को बुनता है। उन्होंने अपने बाद आने वाली नस्लों को बहुत ही प्रभावित किया। उनकी आवाज़ की जो गूंज है और प्रेरणा उर्दू शायरी में जहाँ तहाँ हमें देखने को मिल जाती है। उनके प्रभाव का हाल यह है कि बड़े बड़े शायर और लेखकों ने भी उनके द्वारा जो तरकीबें मतलब प्रयुक्त की गई हैं उनको अपनी कृतियों में रखना ही पसंद किया है। फ़े गोरखपुरी की गुले नगमा, जिगर की मुरादाबाद और जिगर मुरादाबाद की आतिश, गुल फैज़ अहमद की फैज़ की नक्शे, फरियादी आदि ये कुछ कृतियाँ हैं जिनमें गालिब की युक्त की गई जो युक्तियाँ वगैरह उनकी जो तरकीबें थी उनका इसमें प्रयोग किया गया है। गालिब केवल उर्दू में ही नहीं शायरी करते थे, उर्दू से ही कई गुना अधिक कलामें तो उनकी फ़ारसी में मिलती हैं। वे अपनी फ़ारसी शायरी को उर्दू शायरी से बेहतर समझते थे। वो कहते हैं कि यदि मेरी शायरी का असल रंग देखना है तो मेरा फ़ारसी कलाम देखो, इसे हिंदी कलाम में मेरा असल रंग नहीं है। उनके इस दावे के बावजूद सत्य यह है कि उनकी जो आज तक की जो उनकी ख्याति उन्हें जो मिली है वो उर्दू शायरी के कारण ही मिली है। इनकी गज़लों में पीड़ा प्रेम की अभिव्यक्ति ज़्यादा हुई है। मतलब उनके जो जितनी भी शायरी हैं उनमें आपको ज़्यादा पीड़ा प्रेम ये सारी चीज़ें ही मिलेंगी। आप उनके कुछ भी हिस्से उठा कर देख सकते हैं। अब बात करेंगे गालिब के अंतिम समय की। दिन पर दिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया था, ठीक है। एक ना एक रोग उन्हें लगा ही रहता था। जीवन के उत्तर काल में खून भी खराब हो गया था। इसके कारण प्राय चर्म रोग होते रहते थे। इस चर्म रोग से उन्हें बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी। एक फोड़ा मतलब उनके एक फोड़ा निकल आता है तो कहीं एक ठीक होता है तो दूसरा निकल आता है, तो ऐसे ऐसे करके उनके मतलब उन्हें कोई ना कोई बीमारी लगी रहती थी। अपने एक पत्र में वो 3 मई और 1863 में वो अपने एक पत्र में लिखते हैं कि छठा महीना है कि सीधे हाथ में एक फुंसी ने फोड़े की सूरत पैदा कर दी। फोड़ा पककर फूटा और फूटकर एक जख्म और जख्म एक गार बन गया। हिंदुस्तानी जराहों का इलाज रहा, बिगड़ता गया। 2 महीने से काले डॉक्टर का इलाज है, सलाइयाँ दौड़ रही हैं, उस तरह से गोश्त कट रहा है। 20 दिन से इफाफा यानी लाभ की सूरत नज़र आती है। मानसिक उलझनों वगैरह इन सब चीज़ों से गालिब की धीरे धीरे बीमारियां बढ़ती गईं। और उनका एक मतलब ये था कि वो अपनी जो उनकी एक बात बहुत ही चर्चित है कि वो अपनी ना क्या बोलते हैं अपनी मृत्यु की ना तिथि तय करते रहते थे और हर बार वो तिथि गलत जो तारीख होती ना वो तय कर देते थे, तो वो तारीख ना गलत साबित होती थी। तो उनके ही एक दोस्त ने बोला कि ये तिथि भी गलत साबित होगी। तो इस पर मिर्ज़ा बोलते हैं, देखो साहब, तुम ऐसी खाल फाल मुँह से ना निकाला करो। अगर यह तिथि गलत साबित हुई तो मैं खुद सिर फोड़कर मर जाऊँगा। कभी कभी ये सोचकर और दुखी हो जाते थे कि वो उनके बाद उनकी जो भी उनके बेगम या उनके जो आश्रित हैं उनका क्या होगा। तो इस पर ना गालिब ने अपने जो भी ससुराल में जो अपने जो उनके ससुर हैं उनके जो साले हैं उनको भी उन्होंने लिख कर दिया। एक पत्र में लिख कर भेजा कि मेरी जोजा तुम्हारी बहन, मेरे बच्चे तुम्हारे बच्चे, खुद जो मेरी हकीकी भतीजी है उसकी औलाद भी तुम्हारी औलाद है ना।
तुम्हारे वास्ते बल्कि इन बेकसों के वास्ते तुम्हारा दुआऊंगा हूँ और तुम्हारी सलामती चाहता हूँ। तमन्ना यह है और इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा कि तुम जीते रहो और मैं तुम दोनों के सामने मर जाऊं, ताकि अगर इस काफिले को रोटी ना हो दोगे तो चने दोगे, अगर चने भी ना दोगे और बात न पूछोगे तो मेरी बला से। मैं तो मुआफिक अपने तखद्दुर के इन गमजदों के गम में ना उलझूंगा। मृत्यु के कई दिन पहले से ही बेहोशी के दौरे आने लगे थे इनको। कई कई घंटों बाद कुछ देर के लिए होश आता तो फिर बेहोश हो जाते। उनकी मृत्यु से कुछ रोज पहले की घटना की बात है। एक लंबी बेहोशी के बाद कुछ होश आया था इनको। हाल ही गए तो पहचाना नवाब अलाउद्दीन खां ने लोहारू से हाल पूछवाया था। उनको जवाब लिखवाया, मेरा हाल मुझसे क्या पूछते हो, एक आध रोज मैं हमसायों से पूछना। इसी रोज कुछ खाने को मांगा तो एक बार की बात है, उन्होंने अपने नौकर से कुछ खाने को मांगा तो नौकर ने लाकर उनको दे दिया। तो वो बोले, उन्हीं के पास जो उन्हीं के भाई की बेटी थी, तो वो उन्हीं के साथ खेला करते थे, उस बच्ची के साथ, छोटी बच्ची के साथ खेला करते थे, उसी के साथ खाया करते। तो उन्होंने बोला कि जाओ उसको बुला कर लेके आओ। अपने नौकर से कहा, मुलाजिम से, कि जाओ जाकर बच्ची को बुला कर लेके आओ, मैं उसी के साथ बैठ कर खाऊँगा। तो वो गए तो उनकी माँ बुग्गा बेगम ने कहा कि वो अभी सो रही है, जब जगेगी तो मैं भेज दूँगी। तो मुलाजिम ने जाकर गालिब से कहा कि वो अभी सो रही है, तो जब वो जागेगी तो आपको बता देंगे, आ जाएगी आपके पास, हैं। तो वो कहते ठीक है, कोई नहीं, जब वो आएगी तभी हम खाना खाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद ना वो सो जाते हैं, तकिए पे सिर रख कर बेहोश हो जाते हैं। और हमीद महमूद खां और हकीम एहसन उल्ला खां को खबर दी गई कि उन्होंने आकर जांच की और बतलाया कि दिमाग पर फालिज गिरा है। बहुत की कोशिश की, सब बेकार हुआ। फिर उन्हें होश ना आया और उसी हालत में अगले दिन दोपहर तक उनका दम टूट जाता। और इस तरह 15 फरवरी 1869 को एक ऐसी प्रतिभा का अंत हो गया जिसने इस देश में फारसी काव्य को उच्चता प्रदान की और उर्दू गद्य पद को परंपरा की श्रृंखलाओं से मुक्त कर एक नए सांचे में ढाल दिया। तो इस पर गालिब की दास्तान समाप्त होती है, समाप्त नहीं होती है। आज भी वो हमारे दिलों में, हर किसी के दिल में छाए हुए हैं। उनकी शायरियों के माध्यम से आज भी वो जिंदा हैं। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और भी यदि आपको कुछ और भी मटेरियल वगैरह कुछ चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी।